हेलो एवरीवन, हम लोग रासायनिक गतिकी चैप्टर पढ़ रहे हैं, केमिकल काइनेटिक्स। इसमें आज का जो टॉपिक है हम लोग का वह है अभिक्रिया की अणुता एवं कोटि। यह सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा। इससे पहले जो टॉपिक था वो थोड़ा थ्योरेटिकल था, थोड़ा लग रहा होगा आपको चैप्टर थ्योरेटिकल है, लेकिन एक्चुअली में ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा मैथमेटिकल है और इसमें न्यूमेरिकल्स भी बहुत ज़्यादा बनाना है। इसीलिए थोड़ा ध्यान से समझिएगा। समझने वाला टॉपिक अब शुरू हो गया। तो टॉपिक है हम लोग का अभिक्रिया की अणुता एवं कोटि, मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो सबसे पहले हम लोग अणुता के बारे में लिख ले रहे हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक के अणु, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक के अणुओं की कुल संख्या जो आपस में उचित विन्यास एवं आवृत्ति या ऊर्जा के साथ टकराते हैं, उसे अभिक्रिया की अणुता कहते हैं। अभिक्रिया की अणुता कहते हैं। अणुता कहते हैं। इसमें जो ये वाला वर्ड लगा दिए हैं कि जो आपस में उचित विन्यास आवृत्ति या ऊर्जा के साथ टकराते हैं, ये आपको समझने में थोड़ा प्रॉब्लम कर। तो ये जो है, जो आपस में उचित विन्यास आवृत्ति और ऊर्जा के साथ टकराते हैं, ये अभी समझ में नहीं आएगा। इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे जब हम लोग आर्हेनियस का समीकरण पढ़ लेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे टक्कर सिद्धांत। टक्कर सिद्धांत के बाद हम लोग इसको विस्तार से समझेंगे कि किस तरह से उचित विन्यास में टक्कर होता है और उचित ऊर्जा के साथ टक्कर होता है। तो इसको हम लोग ब्रैकेट में अभी रख ले रहे हैं। फिलहाल ये समझने के लिए नहीं है, इसको बाद में समझना है। फिलहाल के लिए अभिक्रिया की अणुता का परिभाषा इतना ही है। देखिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक के अणुओं की कुल संख्या को अभिक्रिया की अणुता कहते हैं। बहुत सिंपल डिफिनेशन है और निकालेंगे बहुत सिंपल तरीके से। अगर मान लीजिए एक अभिक्रिया होता है AA प्लस BB, देता है CC प्लस BD, तो इसका अणुता हो जाएगा A प्लस B। जो संख्या पहले लगा है उसी को जोड़ देना है, यही हो जाएगा अणुता। अगर मान लीजिए एक अभिक्रिया होता है H2 प्लस Cl2, देता है 2HCl। सबसे अच्छा समझ में आएगा अगर ध्यान दीजिएगा तो इसका अणुता क्या होगा। अभिकारक के अणुओं की संख्या को जोड़ना है। एरो के इधर जो रहता है वो अभिकारक होता है, एरो के इधर जो रहता है वो उत्पाद होता है। तो अभिकारक के अणुओं की संख्या जोड़िए। इसके पहले एक लगा हुआ है, कुछ नहीं यानी एक लगा हुआ है, इसके पहले भी एक लगा हुआ है, यानी एक और एक दो, अणुता हो गया 1 प्लस 1 बराबर 2। समझ में तो आ ही गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो इस एग्जांपल से समझिएगा। 2NO प्लस O2 देता है 2NO2। इसके लिए अणुता क्या होगा, देखिए अभिकारक के अणुओं की संख्या ये भी 2 और ये है 1, 2 और 1 3,
यही हो गया अनुक्ता। इस बार नहीं समझ में आया तो एक और एग्जांपल देते हैं। 2NO2 प्लस H2 देता है 2NO2F। क्या होगा अनुक्ता? अनुक्ता मतलब मॉलिक्यूलरिटी। ये 2 है और ये 1 है, यानी 2 + 1 = 3। अब तो समझ ही गए होंगे। कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, बताइए इसका अनुक्ता क्या होगा। 2NH3 देता है N2 + 3H2। इसका अनुक्ता क्या होगा? कभी भी एक गलती मत कीजिएगा, एरो के उधर मत देखिएगा। अनुक्ता में उत्पाद से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अभिकारक से मतलब है। अभिकारक एक हो, एक से ज्यादा हो, लेकिन फिर भी आपको अभिकारक को ही देखना है, एरो के इधर ही देखना है। अभिकारक के अणुओं की संख्या देखिए कितना है, 2, तो अनुक्ता हो जाएगा 2। इसी तरह से CH3CHO देता है CH4 + CO। अनुक्ता क्या होगा? 1। अब अनुक्ता के बारे में कुछ मेन टर्म है जो आपको याद रखना है। ये जो पहले लगा हुआ संख्या है, इसी के जोड़ को अनुक्ता कहते हैं। तो अभिक्रिया तभी पूरा होगा जब पहले लगा हुआ संख्या पूर्ण संख्या में होगा, यानी कभी भी अनुक्ता पूर्ण संख्या में ही होगा, वह भिन्न संख्या और शून्य नहीं हो सकता है। अभिक्रिया की अनुक्ता एक सैद्धांतिक मान है। थ्योरेटिकल वैल्यू है। तथा यह शून्य या भिन्न संख्या नहीं हो सकता है। अभिक्रिया की अनुक्ता का मान एक सैद्धांतिक मान है, यह कभी शून्य और भिन्न संख्या नहीं होता है। एक और चीज, अभिक्रिया की अनुक्ता का मान 3 से अधिक नहीं हो सकता है। अभिक्रिया की अनुक्ता का मान 3 से अधिक होने पर उसका महत्व नहीं है, मतलब नहीं हो सकता है। अब कैसे सोचेंगे हम लोग? मान लीजिए किसी अभिक्रिया में अनुक्ता 4 आ जाता है, तो फिर वो अभिक्रिया में क्या अनुक्ता सही है या गलत है? उसका अनुक्ता होगा क्या? तो वैसे अभिक्रिया जिनका अनुक्ता 3 से अधिक आ रहा है, वह सभी जटिल अभिक्रिया है। जटिल अभिक्रिया एक से अधिक टर्म में होते हैं और उन सभी टर्म में उनका अनुक्ता अलग अलग निकलेगा, लेकिन पूरे अभिक्रिया का अगर अनुक्ता निकालना चाहें तो उसका अनुक्ता निकलेगा ही नहीं। आप नहीं कर सकते हैं कि उसका अनुक्ता 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा। अगर 3 तक अनुक्ता आ रहा है तो अनुक्ता होगा, अनुक्ता सही है। अगर अनुक्ता का मान 3 से अधिक आ रहा है, यानी मान लीजिए कि उसका अनुक्ता होगा ही नहीं। जैसे मान लीजिए किसी अभिक्रिया का अनुक्ता 4 आ रहा है, तो उस अभिक्रिया को जब तोड़ के देखिएगा तो वो 2 या 3 टर्म में होगा, 2 या 3 स्टेप में होगा, और हर स्टेप में अनुक्ता का मान 3 या 3 से कम ही होगा। कारण ये है कि 3 से ज्यादा अणु एक साथ टकरा ही नहीं सकते हैं। इसमें इसीलिए वर्ड आएगा कि जो आपस में उचित विन्यास और आवृत्ति और ऊर्जा के साथ टकराते हैं। इतने सारे फैक्टर्स के साथ जब टकराएंगे तभी ना उत्पाद बनाएंगे। अब टक्कर करना है प्रॉपर ओरिएंटेशन में, वैसी जगह पे टकराना है जहां पे बॉन्ड बने, तो 2 अणु आपस में टकरा सकते हैं, मान सकते हैं। हो सकता है तीसरा भी इनसे टकराना है, लेकिन चौथा कहां से टकराएगा? टकराएगा तो बॉन्ड कहां से बनेगा उसमें? यानी 3 से ज्यादा अणु एक दूसरे के साथ प्रॉपर ओरिएंटेशन में टकरा ही नहीं सकते हैं।
यानी अनुक्ता का मान 3 तक ही होता है, 3 से अधिक आ रहा है तो उस मान का कोई महत्व नहीं है। इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं अभिक्रिया की कोटि के बारे में। अब चलिए देखते हैं कोटि ऑर्डर। अभिक्रिया के वेग समीकरण में, वेग समीकरण अभी थोड़ा देर पहले बताए थे, पिछले वीडियो में देखे थे आप लोग, उसमें वेग समीकरण लिखने सिखाए थे जो कि प्रायोगिक मान के आधार पर लिखा जाता है। तो वेग समीकरण में सांद्रण के घातों के योग को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। घात जानते हैं ना, पावर, पावर के जोड़ को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक अभिक्रिया है A प्लस BB देता है CC प्लस BB। इसके लिए वेग समीकरण है रेट बराबर K इंटू A का पावर X और B का पावर Y। अब आप दिमाग लगाने मत लगिए कि ये X और Y कहां से है। वेग समीकरण आप देखिएगा लिखने में बताए थे कि A का पावर X और B का पावर Y है, जहां X और Y प्रायोगिक मान है। प्रयोग से निर्धारित किया गया है कि A का कितना अनुभाग ले रहा है, B का कितना अनुभाग ले रहा है। अगर A का 2 अणु लिए हैं, भाग 1 अणु ले रहा है तो पावर 1 होगा। 3 अणु लिए हैं, 2 अनुभाग ले रहा है तो पावर 2 होगा। अब जो पावर होगा उसी पावर के जोड़ को ही कोटि कहते हैं, यानी इसका कोटि हो जाएगा x प्लस y। आपको इसमें दिमाग लगाना ही नहीं है कि पावर क्या होगा, पावर दिया रहेगा, कोटि निकालना है, पावर देख के लिख लीजिए। मान लीजिए एक अभिक्रिया है 2NH3 देता है N2 प्लस 3H2। इसके लिए रेट इक्वेशन दिया हुआ है, ये प्लैटिनम कैटालिस्ट की उपस्थिति में हो रहा है। रेट इक्वेशन दिया है K इंटू NH3 का पावर 0। अब आपको दिमाग में लगाना है कि 0 कहां से है, इतना दिया हुआ है। वेग समीकरण तक आपको दिया हुआ रहेगा, आपको कोटि ज्ञात करना है। तो इसी पावर को कोटि कहते हैं। अगर एक अभिकारक है तो जो पावर है वही कोटि हो जाएगा। अगर एक से अधिक अभिकारक है तो पावर को जोड़ देंगे, वही कोटि होगा। अगर मान लीजिए एक अभिक्रिया होता है 2NO2 प्लस F2 देता है 2NO2F, और इसके लिए रेट इक्वेशन दिया हुआ है रेट बराबर K इंटू NO2 का पावर 1 और F2 का पावर 1। अब यहाँ देखिए, यहाँ था 2 और यहाँ पावर 1, तो ये पावर जो है इसको आपको देखना है। आपको नहीं देखना है कि 2 से 1 कैसे हो गया, कुछ भी पावर हो सकता है। ये प्रयोग से निर्धारित होता है कि पावर कितना होगा, और प्रयोग से निर्धारित हुआ कि इसका पावर 1 होगा, इसका पावर 1 होगा। अब इन पावर को ही आपको जोड़ देना है। एक से अधिक अभिकारक है ना, तो पावर को जोड़ दीजिए, इसका भी पावर 1, इसका भी पावर 1, कुछ नहीं है मतलब 1, तो इसका कोटि हो जाएगा 1 प्लस 1 यानी कि 2। अगर मान लीजिए अभिक्रिया है CH3CHO देता है CH4 प्लस CO, CH3CHO देता है CH4 प्लस CO, और रेट इक्वेशन दिया हुआ है K इंटू CH3CHO का पावर 3/2। बोलिए कोटि कितना होगा? जो पावर है यानी 3/2। अगर मान लीजिए अभिक्रिया होता है C2H5Cl देता है C2H4 प्लस HCl, रेट इक्वेशन है K इंटू C2H5Cl का पावर 1। कोटि कितना होगा? कोटि हो जाएगा 1। अब इसको देखने से एक चीज तो समझ में आ गया होगा कि कोटि जो है वह प्रायोगिक मान है। अभिक्रिया की कोटि प्रायोगिक मान है।
तथा इसका मान, याद कीजिए अनुक्ता में शून्य और भिन्न संख्या नहीं होता था, लेकिन इसमें शून्य भी है और भिन्न संख्या भी है। इसका मान शून्य या भिन्न संख्या और किसी किसी केस में ऋणात्मक भी होता है या ऋणात्मक भी हो सकता है। धनात्मक हो सकता है कि नहीं? तो धनात्मक तो है, धनात्मक में कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। धनात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, भिन्न संख्या भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, पावर चाहे जो रहे वही हो सकता है। इसके बारे में इतना याद रखिएगा। अभिक्रिया की कोटि का मान कुछ भी हो सकता है जो कि प्रयोग से निर्धारित होगा, बिना प्रयोग के निर्धारित करने का कोई तरीका नहीं। इसको भी अब चलिए पढ़ते हैं यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अभी जो पढ़े थे ना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, उसके आधार पर रेट कांस्टेंट जो के था उसका यूनिट निकालेंगे हम लोग। सबसे पहले देखते हैं फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या है? तो वैसा रिएक्शन जिसका ऑर्डर जीरो हो, उसी को बोलते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब उसमें के का क्या यूनिट है, रेट कांस्टेंट का क्या यूनिट है, ये निकालते हैं। जीरो ऑर्डर का निकालेंगे, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर और nth ऑर्डर का भी निकालेंगे, ताकि कितना भी ऑर्डर है, फ्रैक्शनल भी रहे, तो n का वैल्यू बैठा करके आप उसका यूनिट निकाल सकें। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए ध्यान से समझिएगा। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो मान लेते हैं कि एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है R gives P। आगे से याद रखिएगा, इस चैप्टर में जब भी रिएक्शन मानेंगे तो लिखेंगे R gives P। R मींस रिएक्टेंट और P मींस प्रोडक्ट। तो जो लेते हैं वो रिएक्टेंट है और जो बनता है वो प्रोडक्ट है। तो मान लीजिए एक रिएक्शन है R gives P और ये भी मान लीजिए इसका ऑर्डर जीरो है। ऑर्डर मतलब क्या होता है? तो जो रेट इक्वेशन होता है, रेट इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का जो पावर होता है उसी को ऑर्डर कहते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि ऑर्डर जीरो है, मतलब पावर जीरो है। ऑर्डर जीरो है यानी कि यहाँ पे पावर जीरो है। अब रेट का फॉर्मूला एक और होता है, याद कीजिए, माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय dt, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। माइनस डी मतलब चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय चेंज इन टाइम, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय चेंज इन टाइम को रेट बोलते थे। माइनस इसलिए लगाते थे क्योंकि यह रिएक्टेंट के बारे में है और रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करता है, इसलिए उसमें माइनस लगाते थे। तो ये भी हो गया रेट और इक्वल टू यहाँ भी ये भी रेट है। अब इसका पावर जीरो है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। कोई भी चीज का पावर जीरो हो तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। तो इसका पावर जीरो है तो इसका वैल्यू हो गया 1, यानी ये हो गया खत्म। अब बच गया आपका k इक्वल टू माइनस डी आर बाई डी टी। आपको निकालना क्या है? यूनिट ऑफ k। माइनस का कोई यूनिट नहीं होता है, डी मींस चेंज, चेंज का भी कोई यूनिट नहीं होता है। कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट होता है मोल पर लीटर। कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे मोलरिटी के टर्म में लिया जाता है, तो कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट होता है मोल पर लीटर और टाइम का यूनिट होता है सेकेंड। तो इसका यूनिट हो जाएगा मोल पर लीटर पर सेकेंड। कितना सिंपल है देखिए। इसी तरह से हम लोग बनाएंगे फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सेकेंड हम लोग बना रहे हैं फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसको बनाते बनाते आप लोग पूरा समझ जाइएगा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सोल्व करते करते आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि कैसे निकालेंगे यूनिट। चलिए फिर से इसी के जैसा चलते हैं। R gives P, मान लेते हैं कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। देखिए एकदम सिमिलर पैटर्न पे चलेंगे ताकि आपको समझ में आए। समझना इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत ज्यादा ध्यान से रखिएगा।
रेट इक्वेशन क्या लिखेंगे? पावर देखिए जीरो ऑर्डर था तो पावर जीरो दी थी, फर्स्ट ऑर्डर है तो पावर 1 कर देंगे। रेट इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का पावर 1। सेकेंड ऑर्डर होगा तो पावर क्या कर देंगे 2, थर्ड ऑर्डर होगा तो पावर क्या कर देंगे 3, nth ऑर्डर होगा तो पावर क्या कर देंगे n। अब रेट इक्वेशन हमेशा वही लिखाएगा, चाहे कितना भी ऑर्डर रहे, रेट इक्वेशन जो ये वाला लिखते थे इसमें कोई चेंज नहीं होगा, डिफरेंशियल रेट चेंज नहीं होगा, डिफरेंशियल रेट हमेशा ये लिखाएगा। क्या होगा डिफरेंशियल रेट? माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय डी, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। माइनस इसलिए क्योंकि रिएक्टेंट का रेट है, इक्वल टू के इंटू इसका पावर 1 है, यानी कि ये ऐसे। तो अब देखिए क्या होगा, k इक्वल टू r डिवाइड में आ जाएगा माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय dt, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आ गया डिवाइड में। अब हम लोग को लिखना है यूनिट ऑफ k। बहुत लोग गलती करते हैं r और r कैंसिल कर देते हैं, दोनों r नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन है और ये कॉन्सेंट्रेशन है, ये कैंसिल नहीं होगा। भले ही दोनों का यूनिट सेम है वो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये दोनों कैंसिल नहीं हो सकता। अब चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन या कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट होता है मोल पर लीटर, टाइम का यूनिट होता है सेकेंड, और फिर से चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट होता है मोल पर लीटर। मोल पर लीटर से मोल पर लीटर कैंसिल, यानी इसका यूनिट बचेगा सेकेंड इनवर्स। तो इसका यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज सेकेंड इनवर्स। अगर मिनट लेते हैं तो मिनट इनवर्स, ये सबसे सिंपल है, इसको नोट कीजिए, फिर इसी से देखिए कि कैसे सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर बनाते हैं। अब देखिए थर्ड, फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम लोग को यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट निकालना है। अब देखिए हम बोले थे कि हमेशा रिएक्शन मानेंगे R गिव्स P, यही रिएक्शन है। मान लेते हैं कि ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, तो क्या हो जाएगा रेट इक्वल टू K इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का पावर क्या हो जाएगा 2। फर्स्ट ऑर्डर था तो पावर कितना था 1, तो सेकेंड ऑर्डर है तो पावर क्या हो जाएगा 2। अगर मान लीजिए थर्ड ऑर्डर के लिए बनाए, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, फिर से मानेंगे R गिव्स P, रेट इक्वल टू K इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का पावर 3। जितना ऑर्डर रहेगा वही पावर हो जाएगा। अब यहां तक तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब आते हैं डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। डिफरेंशियल रेट इक्वेशन हमेशा वही रहेगा जो इसमें लिए थे, रेट इक्वल टू माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय dt, यानी चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम। अब यहां पे हो गया k इनटू r का स्क्वायर, जो यहां पे था वही यहां पे, और k इक्वल टू हम लोग को यूनिट ऑफ k निकालना है, तो k को अकेले कर लीजिए, ये इधर इनटू में है, इधर भेज दीजिए तो डिवाइड में चला जाएगा। तो आप लिख सकते हैं माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय dt, और ये r स्क्वायर आके डिवाइड। अब चाहिए यूनिट ऑफ k, इसका यूनिट, माइनस और d का कोई यूनिट नहीं होता है। कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट होता है मोल पर लीटर, टाइम का होता है सेकेंड, और यहां हो गया मोल पर लीटर का स्क्वायर। इसका पावर 1 है, इसका पावर 2, इसका 1 पावर कैंसिल हो जाएगा। मोल पर लीटर से इसका एक पावर कैंसिल हो जाएगा। क्या बच जाएगा, मोल ऊपर जाएगा मोल इनवर्स, लीटर इनवर्स नीचे ऊपर जाएगा लीटर, सेकेंड नीचे ऊपर जाएगा सेकेंड इनवर्स। अब आते हैं थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो रेट इक्वल टू K इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का पावर क्या हो जाएगा 3। रेट इक्वेशन, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय dt इक्वल टू K इनटू r का पावर 3। K निकालना है, r का पावर 3 डिवाइड में चला जाएगा। यूनिट ऑफ K
माइनस और डी का कोई यूनिट नहीं, कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट मोल पर लीटर, टाइम का सेकेंड, यहां देखिए मोल पर लीटर का क्यूब, इसका पावर 1 से इसका 1 कैंसिल हो जाएगा, यानी 2 पावर बच जाएगा, 2 बच जाएगा पावर। नीचे मोल का स्क्वायर, देखिए मोल का पावर 2, यानी ऊपर जाएगा तो मोल का पावर -2, लीटर का पावर नीचे -2, -1 × 2 -2, ऊपर जाएगा तो लीटर का पावर 2 हो जाएगा, नीचे -2 है तो ऊपर जाएगा तो +2, सेकेंड का पावर नीचे 1 है, ऊपर जाएगा -1, मोल का पावर -2, लीटर स्क्वायर सेकेंड, बस यही हो गया थर्ड ऑर्डर। इसको भी नोट करो। अब एक nth ऑर्डर के लिए देख लेते हैं, और जो n का वैल्यू होगा, मान लीजिए फर्स्ट ऑर्डर है तो n का वैल्यू 1, सेकेंड ऑर्डर है तो n का वैल्यू 2, रख करके डायरेक्ट इसी फॉर्मूला से निकालेंगे। तो nth ऑर्डर में मान लेते हैं रिएक्शन है R gives P, रेट इक्वल टू K इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का पावर कितना हो जाएगा n, तो nth ऑर्डर है, रेट डिफरेंशियल रेट माइनस d कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय dt इक्वल टू K इनटू रिएक्टेंट का पावर n। अब ये जो पावर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का पावर n है, K इक्वल टू लिखना हो तो ये इधर इनटू में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का पावर n। यूनिट ऑफ K लिखना है, माइनस और d का कोई यूनिट नहीं, कंसंट्रेशन का यूनिट मोल पर लीटर, टाइम का यूनिट सेकेंड, फिर यहाँ पे कंसंट्रेशन का यूनिट मोल पर लीटर का पावर n, यानी मोल पर लीटर का पावर, मोल पर लीटर का पावर ऊपर है 1 और नीचे n, ऊपर जाएगा तो -n, और सेकेंड का पावर -1। अब इसको आप अंदर ले जाएंगे तो यहाँ देखिए मोल का पावर हो जाएगा 1 -n, यानी कि -n, हाँ मोल का पावर हो जाएगा 1 -n, लीटर का पावर, इसको अलग अलग कर ले रहे हैं, मोल का पावर कितना हो जाएगा 1 -n, लीटर का पावर माइनस से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये माइनस हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस, यानी n-1, लीटर का पावर n-1 और सेकेंड का पावर -1। अब इस n का वैल्यू रख दीजिए, जैसे मान लीजिए एक बुक का क्वेश्चन है, फाइंड ऑर्डर एंड यूनिट ऑफ K। फर्स्ट क्वेश्चन है 2NO2 3NO2 gives 2NO plus N2। देखिए 3NO gives N2O plus NO2, रेट ऑफ रिएक्शन गिवन है K इंटू NO का पावर 2, कितना गिवन है क्वेश्चन में, आपको क्या निकालना है ऑर्डर, क्या होगा ऑर्डर बताइए। तो बोले थे कि ऑर्डर को रिएक्शन से कोई मतलब नहीं है, रेट इक्वेशन देखना है, रेट इक्वेशन में जो पावर होगा, पावर कितना है 2, वही ऑर्डर होगा, यानी इसका ऑर्डर हो गया 2। यूनिट ऑफ K, अब बार बार उस तरह से मत निकालिएगा, डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कीजिएगा, मोल का पावर 1 -n, लीटर का पावर n-1 सेकेंड इनवर्स, यानी मोल का पावर 1 - 2, लीटर 2 - 1 सेकेंड इनवर्स। देखिए n का वैल्यू पुट कर दीजिए, मोल का पावर 1 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा बोलिए, मोल का पावर -1, लीटर का पावर 2 में से 1 गया, 1 बचेगा, और सेकेंड इनवर्स, ये हो गया।
इतना नोट कीजिए, कुछ और क्वेश्चन बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड, H2O2 plus 3I minus plus 2H plus gives 2H2O plus I3 minus। वही सेम क्वेश्चन है, ऑर्डर निकालना है और यूनिट ऑफ के। रेट इक्वेशन गिवन है, K into H2O2 का भी पावर 1 है और I माइनस का भी पावर 1 है। अगर दो रिएक्टेंट है या दो से ज्यादा रिएक्टेंट है तो ऑर्डर के लिए क्या करते हैं, पावर को जोड़ देते हैं। यानी इसका ऑर्डर क्या होगा, बोलिए, पावर जोड़िए 1 plus 1 यानी हो गया 2। यूनिट ऑफ के लिए हमेशा ये फॉर्मूला रखिए जो अभी बताए थे, मोल का पावर 1 माइनस n लीटर n माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। यानी मोल का पावर 1 माइनस 2 लीटर का पावर 2 माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। यानी हो जाएगा मोल का पावर माइनस 1 लीटर का पावर 1 सेकेंड इनवर्स। एक और क्वेश्चन है, CH3CHO gives CH4 plus CO। रेट इक्वेशन गिवन है, रेट इक्वल टू K इंटू CH3CHO का पावर 3/2। बोलिए ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर वही होगा जो पावर है 3/2। यूनिट ऑफ के यही फॉर्मूला यूज करेंगे, मोल का पावर 1 माइनस n लीटर n माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। n मतलब वही जो ऑर्डर है, यानी मोल का पावर 1 माइनस 3/2 लीटर 3/2 माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। यानी मोल का पावर माइनस 1/2 लीटर का पावर 1/2 और सेकेंड इनवर्स। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, C2H5Cl gives C2H4 plus HCl। रेट इक्वेशन है K इंटू C2H5Cl का पावर 1। ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर यानी जो पावर है, यानी ऑर्डर हो जाएगा 1 और यूनिट ऑफ के, मोल का पावर 1 माइनस n लीटर n माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। यानी मोल का पावर 1 माइनस 1, n का वैल्यू 1, लीटर 1 माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। पावर देखिए 1 माइनस 1 0, यानी कि ये 1 हो गया, 1 माइनस 1 0 यानी ये भी 1 हो गया, यानी बच गया केवल सेकेंड इनवर्स। इसका पावर 0 तो ये 1 हो गया, इसका पावर 0 ये भी 1 हो गया, तो बचा क्या चीज, सेकेंड इनवर्स। यही हो गया इसका यूनिट। अभी भी फर्स्ट ऑर्डर का यूनिट निकाले थे तो यही आया था ना, सेकेंड इनवर्स। तो इस तरह से आप क्वेश्चन सोल्व